कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पेश करता है प्रोग्राम पेश कदम पेश कदम पेश कदम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सुहेल और मैं हूं शमशाद अली। लेके पेशकदम का एक और शुमारा। पेशकदम के हमारे आज के शुमारे में श्रीनगर में दस्ते हुनर मेला जारी, कश्मीरी दस्तकारों का इजहारी इत्मीनान। मौजूदा दौर में औरतों का मकाम, इंसानियत के लिए एक लम्हे फिक्रिया। मुख्तलिफ सब्जियों और फलों को महफूज रखने के लिए एक इंटरव्यू। IUST की तालिबा बैनुल अक़वामी लेवल पर खेल चुकी है रग्बी। श्रीनगर के कश्मीर हाथ एग्जीबिशन ग्राउंड में दस्ते हुनर मेला जारी है, जिसमें रियासत भर के मुख्तलिफ दस्तकार अपने हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट्स के साथ मौजूद हैं। मेले में कोई 88 दस्तकारों के ग्रुप मौजूद हैं। ये मेला 17 सितंबर से शुरू हुआ और 15 दिन तक जारी रहेगा। पेशकदम के इसाक भट्ट कश्मीर हाथ में इस वक्त मौजूद है, जो इस वक्त वहाँ मौजूद मुख्तलिफ लोगों के साथ बात कर रहे हैं और हमसे फोन लाइन पर जुड़े हुए। जी इसाक। जी सुहेल, इस वक्त मैं कश्मीर हाट एग्जीबिशन ग्राउंड श्रीनगर में मौजूद हूँ और मैं आपकी बात कुछ लोगों से करवा रहा हूँ। जी आपका नाम? हेलो, मेरा नाम सुरजीत कौर, जम्मू से। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि सबको पता है कि हैंडलूम में क्या क्या बनता है। दरियां बनती हैं, खेस बनते हैं, कंबल बनते हैं और ये टॉवल वगैरह, नेपकिन वगैरह, शॉल वगैरह। बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छे लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं माल और बहुत इंटरेस्ट से लेते भी हैं, खरीदते भी हैं। जी आपका नाम? जनाब शाह मुश्ताक अहमद। पुलवामा टिकना रोजान, पुलवामा जिला पुलवामा। हैंडलूम के तरफ आमत योर, सोसाइटी पान सारी सोसाइटी वो योर आमत माल बनावान रफल शाल पे ताकि कनी जाम दामत कनी जाम बनावान, पश्मीन जाम बनावान, पलदार बनावान, प्रेथ कह वेराइटी शालस में बनावान। मजूर दो इंसानस पेवान, मजूर कासिब मजूरी कुदरती अत पन काम दो वो मजूर कम मिलान, मगर वो फिर भी पन मजूर दो आराम सान घर मज हेकान बादशाह सद पे जीनित क्या मजूर नीर नबर सड़क पे तापस मज शीनस मज रूदस मज अशन तिकस कह घर मज हेकान काम दो पन। जी आपका नाम? मेरा नाम है ईश्वर दास। मेरी सोसाइटी है जम्मू से, हरिओम कोऑपरेटिव सोसाइटी हैंडलूम, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। मेरे पास 276 लेडीज हैं, गरीब विडोज और बूढ़ी औरतें हैं जो काम करती है। 275। जी आपका नाम? सजाद अहमद वानी। बस रोजान कान हम सोसाइटी तथ नाव गुलियानार कानिशाल कोऑपरेटिव सोसाइटी। यह सोसाइटी कर फ्रेम 1994 मज। बेसिकली तूता ज्यादा अत लिंक ग सेल ज्यादा ज्यादा लिंक अत प्रत नफरस गस तार चीज क्या यह जानन वोल मतलब अड़ ग अड़न वन मतलब शाल लछस सह मतलब 2 मीटर कपूर लछस रुपयस अत मज क्या लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन तमिस करान लूमस पे तमिस तारान फिक्र यह मतलब समंदर बरुन कनि कनि बरुन समंदर अत तमिस तारान फिक्र नसा पज पे थवान खुद ज्यादा। जी आपका नाम? मेरा नाम नूरुल्लाह अंसारी, बनारस से। मैं अपनी फर्म से आया हूँ यहाँ। कंपनी एक है DS वर्ल्ड के नाम। DS वर्ल्ड बनाती है सिल्क सूट्स, बनाती है बनारसी सभी किस्म के सूट्स बनाती है, लेडीज सूट्स और फैब्रिक्स और सिल्क सिकारवस, आर्ट सिल्क सिकारवस। हमें तो बहुत अच्छी उम्मीद इस पर है और हम कस्टमर को इस पर 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं ऑलरेडी। बड़ी अच्छी उम्मीद कर रहे हैं कि सेल भी अच्छा होगा और रेस्पॉन्स भी होगा और कस्टमर से हमें इंटरेक्शन होगी तो हमें और पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं और क्या हम उनको दे पाए इन फ्यूचर, क्योंकि मेरा फ्यूचर में प्लान है कि यहाँ पे अपनी दुकान है। जी आपका नाम? राजेश, पानीपत हरियाणा। मेरी चोटी मैट सबसे है। इसमें है सर कि ये बाहर से आते हैं कपड़े, इसमें चोटी बनाया जाता है, उसके बाद अपने मशीन पे स्टिच होती है। जी आपका नाम? साबिर सिंह, मैं भद्रवा से हूँ बेसिकली। हमारे साथ हैं ब्लैंकेट है, बेडशीट्स हैं, उसके बाद लेडीज कोट हैं, शॉल वगैरह। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो एक्चुअल में हमारे हैंडमेड है सारे। जी आपका नाम? अब्दुल रशीद खांडे, असिस्टेंट नोडल ऑफिसर, नेशनल हैंडलूम एक्सपो। मार्केटिंग के लिए हम नेशनल लेवल पर एक एक्सपो यहाँ मुनक्कद करा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वसादत से और कश्मीर गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से, जो है डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। 1986 के बाद पहली बार कश्मीर में हो रहा है। जम्मू में हो रहे थे लेकिन आज कश्मीर में ये पहली बार। इसमें हम अपने हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारे डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है या NGO ऐसा होते हैं, बाहर के सोसाइटीज़ को भी दावत देते हैं और वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने मार्केटिंग के लिए अपनी दुकानें डिस्प्ले करके अपना जो माल उन्होंने बनाया जेन्युइन हैंडलूम प्रोडक्ट्स वो ये डिस्प्ले करके इनकी मार्केटिंग करके
इसमें हमारे 88 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें से 15 सोसाइटियाँ हमारे बाहर से हैं, ओबीसी सोसाइटीज भी हैं और वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से भी हैं, खादी विलेज डिपार्टमेंट से भी हैं, खादी विलेज बोर्ड से भी हैं और अपने हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जितनी भी सोसाइटी हैं जम्मू कश्मीर में, हर एक डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेशन है, पार्टिसिपेशन है। ख़वातीन को इस्लाम में तमाम अक़साम के हुकूक दिए गए हैं। उन्हें अपनी आज़ादी के साथ अपनी बात करने का हक हासिल है। उन्हें घर में एक नौकर की तरह नहीं बल्कि उन्हें घर की मलिका करार दिया गया है। लेकिन इस औरत के साथ हर तरफ से नारावा सलूक किया जाता है और आजकल के दौर में उन्हें काफी सारे जुल्म सहने पड़ते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात दे रही है इकरा जरगर। मौजूदा दौर में औरत यूँ तो मर्द के शाना बशाना हर मैदान में नजर आ रही है, मगर अफसोस का मकाम यह है कि इसके बावजूद भी औरत को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर कश्मीर में ये लानत दिन ब दिन अरूज पे जाती हुई नजर आ रही है। जैसे कि हम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि औरतों को हमेशा घर में काम करने की एक मशीन समझा जाता है, उसे हमेशा अहम मामलात में नजरअंदाज किया जाता है। खासकर हमारे कश्मीर में जो औरतों के साथ बर्ताव किया जाता है, इसकी इजाजत हमें न कोई कौम न कोई मजहब देती है। कश्मीर में हर घराने की एक कहानी बन चुकी है जहाँ औरतों के साथ बुरा सलूक ही किया जाता है। रोज हम अखबारों टीवी चैनलों पर हजारों तलाक की खबरें पढ़ते और सुनते हैं। इसके अलावा औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी दिन भी मनाया जाता है। इसके बरक्स भी औरतों से रोज बरोज इस्तिसाल किया जाता है। हमारे कश्मीर में माजी में जो औरतों को इज्जत व एहतराम दिया जाता था, वो इज्जत औरतों को आज के माशरे में कहीं भी नहीं मिलती। गाँव हो या शहर, लोग अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, हर जगह औरतों के साथ बुरा सलूक ही किया जाता है। उनके साथ मनफी रवैया ही इख्तियार किया जाता है। कश्मीर में जब भी जहाँ भी औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हब्बा खातून ललदैद भी इसी कश्मीर की आबरू थी, जिन्होंने हमें इस बात का एहसास दिलाया है कि औरत में अगर वो सलाहियत होगी तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपना मकाम लाफानी बना सकती है और औरत के बदौलत ही अच्छे माशरे की तामीर मुमकिन है। हमें चाहिए औरतों को वो इज्जत एहतराम और मकाम देने की पहल करे जिसकी वो हकदार है, क्योंकि एक कामयाब समाज का मिलना तब तक दुश्वार है जब तक कि इसमें औरत की शमूलियत ना हो। वादी में सितंबर के महीने में बारिशों के पेश नजर सैलाब का ज्यादा खतरा रहता है और फसलों को नुकसान पहुंचने का एहतिमाल रहता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जब फसलों को पानी की जरूरत होती है तब यहाँ खुश्क साली का समा होता है। बहरहाल आजकल जरूरत थी तमाम नदी नालों और नहरों की सफाई की जाती ताकि सैलाबी सूरत हाल से नजात पाई जाती। इस हवाले से मजीद तफसीलात दे रहे हैं एजाज गनाई, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जिला बारामूला से। सितंबर के महीने में रोज रोज की बारिशें बची कुछ कसर पूरा कर रही है। जहां वादी कश्मीर के ज्यादातर लोग तिजारत, सयाहत व सनतकारी से वाबस्ता है, मगर इसके बावजूद वादी का अक्सर हिस्सा काश्तकारी और मेवाजात से मुंसलिक है। काश्तकारों का मानना है कि बारिशों की वजह से सैलाब से सूरत हाल पैदा होने में महकमा इरिगेशन व फ्लड कंट्रोल काफी हद तक जिम्मेदार है। फसलें लगाने के वक्त हमारे खेत और मेवा बागात पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं और फिर थोड़ी सी बारिशें हमारे हरे भरे खेतों और मेवा बागात को सैलाब के साथ बहा के ले जाती है। वक्त पर नदी नालों व नहरों की कुशादगी व सफाई न होने की वजह से जरा बर बारिशें भी सैलाब का खतरनाक रूप इख्तियार करती है और जिससे जमींदारों और मेवा बागात मालिकान की साल भर की मेहनत रायगा हो जाती है। इसी हवाले से हमने कुछ लोगों से बात की जिनका कहना था। मैं अब्दुल हमीद खान टंगमर्ग से हूँ। अक्सर जो जमींदार होते हैं पूरे साल भर दिन रात एक करके अपनी फसलों को आबाद करने में लगते हैं, मगर अक्सर देखा जाता है कि जो ही सितंबर का महीना आता है, सितंबर के महीने में जरा बर बारिशें ऐसी सूरत हाल पैदा कर देती हैं, पूरी जो फसलें होती हैं सैलाब में तबाह बर्बाद हो जाती हैं। क्योंकि जो हमारा जो महकमा है, महकमा इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल, नहीं हमारे फसलों को आपाशी के वक्त पानी दस्तयाब रख सकती हैं, उस वक्त भी ये नींद में सोई होती हैं, और जब बारिशों के वक्त सैलाब से बचाने की उनकी जिम्मेदारी होती है, उस वक्त भी ये पूरी नींद, उस वक्त ये महकमा पूरी नींद में ही सोया हुआ होता है। इस नींद की वजह से हमारी जो फसलें हैं पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाती हैं, और जब ये सैलाब की सूरत पैदा होती है उस वक्त ये जिस जैसा कहने में आता है कि आग के वक्त कुआं खोदना, आग के वक्त ये कुआं खोदने आती हैं।
ये थे अब्दुल हमीद साहब टंगमर्ग से। लोगों से बात करने के बाद हमने महकमे इरिगेशन के एक आला अफसर से बात की। देखिए, लोगों का कहना ठीक है। अगर देखा जाए जुलाई और जून के महीनों में बारिशें नहीं हुई। इन महीनों में फसलों को बारिशों की अशद जरूरत थी, मगर यहाँ बारिशें नहीं हुई। अगर देखा जाए इस महीने में, सितंबर के महीने में हमारे फसलों को धूप की अशद जरूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली हियर रिवर्स इज द केस, इट इज अ नेचुरल कैलेमिटी। रही बात हमारे महकमे की, हम वक्त वक्त पर नदी नालों की ड्रेजिंग कराते हैं, मगर लोगों को इस बारे में खुद भी सोचना पड़ेगा कि वो इस बारे में किस हद तक जिम्मेदार है। लोगों के ताउन की इस मामले में अशद जरूरत है। ये बात कर रहे थे महकमे इरिगेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आदिलवार। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुतल्लिका महकमे की नाअहली की वजह से हमारे मेवा बागात और फसलें तबाह होके रह जाती है, मगर हमें इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ हमारी गलतियों की वजह से हमें इस सूरत हाल का नजारा देखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर आबादी वाले इलाकों में देखा गया है कि घरों से निकलने वाला कूड़ा और कचरा इन्हीं नदियों में जमा किए जाते हैं। हम खुद इस नागानी आफत के जिम्मेदार हैं और हम सब कुछ हुकूमत के कानों पे रखने के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखें। शुक्रिया एजाज। इस वक्त आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेशकदम। ग़िज़ाओं, सब्जियों और फलों को महफूज करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल इन अशा की पैदावार बहुत ज्यादा है। कैसे ग़िज़ाई अशिया को प्रिजर्व किया जाए, आइए सुनते हैं शबनम अख्तर से। आज हमारे स्टूडियो में हमने दावत दी है एचओडी फूड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर सत्यपाल सिंह गुलेरिया साहब को, जो हमें बताएंगे कि ग़िज़ा को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि आजकल सब्जी और मेवों की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से हमें फूड प्रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पहले ये फूड प्रिजर्वेशन की क्या अहमियत है। जितने भी खाद्यान्न हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए हमें अति आवश्यकता है, क्योंकि इनमें एक तो पानी बहुत, फिर इनमें अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि जब तक ये अपने स्वरूप में हैं, नेचुरल अवस्था में हैं, तब तक ये सुरक्षित हैं। जब इन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो इनको संरक्षण की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जैसे एक नवजात शिशु को। आजकल चूंकि पैदावार बहुत ज्यादा हो रही है, यही पैदावार ये जो हम अगर सेव करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, तो हमें ये सर्दियों में काम आ सकते हैं। इसके लिए हम क्या क्या तरीकेकार अपना सकते हैं? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे जो ग्रैनियां हैं, जो घर में काम करती हैं, वो इस संभाल की कला में बड़ी निपुण है। मैं तो ट्रेडिशनल नॉलेज का बहुत ही कदर करता हूँ और ये चाहता हूँ कि हम उसकी ओर ही ध्यान दें, ताकि जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं, अगर उसका 50% भी हम यूटिलाइज कर लें, तो हम लोगों की आमदन बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत समय से चला आ रहा है और आज तक अगर सुरक्षित है तो उसके इसमें कोई स्ट्रेंथ है जी, इसमें जान है, जिसकी वजह से लोग इसे अपनाए हुए हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे हम खुली धूप में सब्जियों को सुखा देते हैं, या कुछ और ऐसे तरीके जो आप हमें बताना चाहते हैं? देखिए, सौर ऊर्जा का यूज करना ये तो स्वाभाविक ही है, लेकिन सबसे पहले तो ये देखना है कि फल सब्जी जैसे हम तोड़ते हैं तो वो ताजा अवस्था में कितनी देर ज्यादा ताजा रहे, तो उसके लिए इनको ठंडा करना जरूरी होता है। जो कि हमारे हॉर्टिकल्चर ग्रोअर्स हैं, उत्पादक हैं, जो पैदावार पैदा करते हैं, उनको ये पता है कि इसको ठंडा करना जरूरी है। वो शेड हार्वेस्ट करते हैं, या तो वो शाम को हार्वेस्ट करेंगे या दिन के अर्ली आवर्स में हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो इसको फिर भी कहीं ना कहीं ढेर लगा के रख देते हैं। जो ताजा फल है वो जब तक पेड़ के साथ लगा हुआ है तो वो उस पेड़ से एनर्जी ले रहा है और उसकी वजह से
अपने आप को जीवित रखे हुआ है। जिस समय हम उसको तोड़ लेते हैं तो वो जितनी उसमें शक्ति है, जितनी एनर्जी है, उसके सहारे जिएगा। तो जो वातावरण है वहां पे, उससे वो 5 या 10 डिग्री ज्यादा गर्म होता है। अब उसको नॉर्मल वातावरण में लाने के लिए उसको ठंडा करना पड़ता है। तो उसके लिए जो पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज होते थे वो इसको घड़े में डाल दे, तो उसमें डाल के उस घड़े में छिद्र होते थे, तो आस्ता आस्ता उन छिद्र से वो गर्मी बाहर जाती थी, बाहर से हवा अंदर आ रही, आदान प्रदान होता रहता था, तो वो ज्यादा देर तक जिंदा रहते थे। तो यहाँ पर हम एक और तरीका भी अपनाते हैं, जैसे कि हमने खुली धूप में सब्जियों को सुखाया। तो कहा जाता है कि अगर खुली धूप में हमने सब्जियों को सुखाया, फिर इसका इस्तेमाल जब हम सरमा में करते हैं, तो इसकी वजह से काफी सारी बीमारियां भी लाहक हो जाती हैं। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि कैंसर भी हो जाता है। इसमें कितनी हकीकत है? इस चीज पे निर्भर करता है कि आपने उसको किस तरीके से खुली धूप में सुखाया है। जे आप बिल्कुल ही खुली धूप में उसको छोड़ देते हैं बिना ढके हुए, जालीदार चादर से नहीं ढकते हैं, तो इसपे कभी ना कभी आपको कोई पता नहीं कब डस्ट आ जाए, कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे लग जाते हैं। आमतौर पे आदमी सोचता है चलो जी थोड़ी सी मिट्टी लगी, झाड़ दिया, सूखा सूखा तो है, इसको बनाते हैं जी, पर वो सुरक्षित नहीं होता। इसका मतलब है धूल वगैरह से हमें इसको महफूज रखना है। दूसरी चीज ये है कि आजकल हम जब भी अचार बनाते हैं, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका अचार खराब हो रहा है। इसमें ऐसे क्या प्रिजर्वेटिव्स हम डाल सकते हैं जिसमें ये लावा, फंगस वगैरह से महफूज रह सके? देखिए, अचार बनाने का जो तरीका है, जो पहले हमारे माताएं बहनें अपनाई हुई थी, उसमें थोड़ी सी चेंज आ गई है। एक तो है मटेरियल की चेंज, जैसे नमक है, नमक वो दानेदार नमक डाल, जिसे कहते हैं रॉक सॉल्ट, उसको आप हम धो के सुखाते थे और उसके बाद उसको पीसते थे, फिर वो कनीदार हो जाता था, फिर वो प्रोडक्ट के साथ चिपक जाता था, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालता था, उन न्यूट्रिएंट्स में माइक्रोबियल ग्रोथ होती, क्योंकि अचार बनाने की क्रिया में सबसे पहले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वो एक एसिडिटी पैदा करते हैं, फिर महक पैदा करने वाले बैक्टीरिया पैदा होते हैं। नहीं, ज्यादा बारीक नहीं, जैसे आम नमक मिलता है ये नहीं, लेकिन उसमें कम से कम ग्रैन्यूल्स होने चाहिए, ग्रैन्यूल्स होने चाहिए। हाँ जी। तो ये जो आम जो पाउडर आ रहा है, जैसे टाटा का ही आ रहा है ना, ये समुद्री नमक है जी। इस नमक में कमी ये है, ये पदार्थ के साथ ही बिखर जाता नहीं है, लेकिन बैठ जाता है एक जगह के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जहां से प्रोडक्ट नंगा रहता है, वहां से चांसेस हैं कि बैक्टीरियल एक्शन हो जाए, या उसमें वहां पानी रह जाए तो फंगस आ जाएगी, सरफेस ग्रोथ, तो कारण है उसके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। प्रोग्राम का जायका बदलने के लिए सुनते हैं ये नगमा। उभरते हुए फनकार है सईद राही उमैर, गिटारिस्ट इसहाक भट्ट।
आज के पेश कदम में सामीन को कोई रेसिपी सिखाने का कोई प्रोग्राम है भी कि नहीं? अरे हाँ, आज हम शाही कबाब बनाना सीखेंगे, सिखाएगी हिना ताज। आज मैं आपको एक खास रेसिपी सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है शामी कबाब। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए आधा किलो गोश्त बिना हड्डी के, 350 ग्राम चने की दाल, 10 से 15 पिसी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच धनिया साबुत, 2 खाने के चम्मच जीरा, 2 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 4 से 6 अदद पिसी हुई हरी मिर्चें, 1/4 कप धनिया बारीक कटा हुआ, 1/4 कप पुदीने के पत्ते वो भी बारीक कटे हुए, 1 से 2 अदद अंडे, नमक हस्बे ज़ौक़, पानी और तेल। अब इसे बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले गोश्त को उबाल लें और उबालते वक्त जो चीजें उसमें शामिल करनी है वो कुछ इस तरह से हैं: लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पत्ता और नमक। इसे लगभग 30 मिनट तक उबाल लें जब तक नरम ना हो जाए। उसके बाद इसमें चने की दाल और थोड़ा सा पानी शामिल कर लें और तब तक पकाएं जब तक दाल नरम ना हो जाए। जैसे ही गोश्त और दाल नरम हो जाए इसे ठंडा होने के लिए रख दें और फिर अच्छे से हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लें। फिर इसमें धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्च, काली मिर्च, अंडा शामिल कर लें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें और कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रख लें। तो ये हो गया कबाब का मिक्सचर तैयार। अब इसके बॉल्स बना लें और हाथों की हथेली पर फ्लैट कर लें ताकि इसे एक अच्छी सी शेप मिल जाए और फिर फ्राई कर लें। तो लीजिए, आपके कबाब तैयार हैं। उम्मीद है कि आप इसे अपने बावर्ची खाने में जरूर ट्राई करेंगे और आपको ये बेहद पसंद आएंगे। और अब बारी है आज के पेश कदम में खेल के रंग सेगमेंट। खेल के रंग में आज हम अपने सामीन की मुलाकात करवाएंगे बैनुल अक़वामी सतह पर रग्बी खेल चुकी इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तालिबा सालेहा यूसुफ से, जिनसे बात कर रहे हैं हमारे साथी शबीरुज़्ज़मान। क्रिकेट की सरगर्मी हो या फुटबॉल की दौड़ धूप, वॉलीबॉल की गर्मजोशी हो या किसी और खेल का जुनून, वादी में हर दिन, हर महीने और हर साल बड़े बड़े खेल के इवेंट्स मुनक्किद होते हैं। तो आज हमारे स्टेडियो में रग्बी खेल की एक खिलाड़ी सालेहा जी मौजूद है। रग्बी के हवाले से इनसे बात करेंगे। इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से खेला, किस तरह से खेला, इंटरनेशनल लेवल पे ये कैसे पहुंची। तो सबसे पहले आपका सालेहा जी खैर मकदम है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने रग्बी खेला है कश्मीर में, अगर लोग इसकी तरफ बहुत कम पैशनेट हैं, तो इसी खेल की तरफ इंटरेस्ट कैसे गई आपकी? जी बिल्कुल, आपका सही है कि कश्मीर में क्या, हिंदुस्तान में अभी इसका बहुत लेस स्कोप है। ये बाहर की गेम है, इंटरनेशनल गेम रही है। मेरा इसलिए क्योंकि बचपन से ही मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जहाँ व्हाट द ट्रेंड इज मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मतलब आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड आप ऐसी गेम चूज करो जिसके साथ आप जस्टिस कर सकते हो। एंड आई थिंक आई कैन डू जस्टिस विद रग्बी, दैट्स व्हाई आई चूज इट। कश्मीर में आपने रग्बी कहाँ से सीखा और किन से सीखा? कश्मीर में यूजुअली मैंने अपने स्कूल में स्टार्टिंग की रग्बी की, ग्रीन वैली में। मैं वहाँ से पढ़ती थी, वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई। जस्ट लाइक कोच आए थे कुछ नीचे एंड मैं ऑलरेडी बहुत सारी गेम मैंने ऑलरेडी खेली है, लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, एथलेटिक्स मैंने किया है। तो कोच आए तो मैंने भी सोचा कि लेट्स ट्राई ना समथिंग न्यू। तो वहां से मेरी ग्रीन वैली से मेरी स्टार्टिंग हुई है रग्बी की। उसके बाद मेरे कोच इरफान सर और इकबाल सर, उन्होंने मुझे सिखाया है। इंटरनेशनल लेवल पे आपने भारत की रिप्रेजेंटेशन की है, कहाँ पे आपने मैच खेला और कैसा महसूस किया मैच के बाद? हमारा एशियंस था तो वो यहाँ ही पे पहले उसके लिए कैंप रहा है जो कि 6 मंथ्स का रहा। पहली टर्म में जब मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ था तो वो 6 मंथ्स का कैंप था। सेकेंड टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ तो वो 1 मंथ का कैंप था। तो पुणे में ही इंटरनेशनल हुआ, एशियंस का पुणे में ही हुआ। बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस। किनके साथ आपका आमना सामना हुआ था? बहुत सारी टीम्स आई थी बाहर से। कजाकिस्तान की टीम थी, चाइना की थी, कोरिया की टीम थी, इराक की टीम थी। लाइक बहुत सारी टीम्स थी जिनमें स्ट्रॉन्गेस्ट लाइक द चाइना, उनसे बहुत सीखने को मिला हमें। लाइक अभी इंडिया में उतना नहीं है तो दैट्स व्हाई लाइक अभी हम इंडिया में इसको डेवलप ही कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि इस खेल के हवाले से कश्मीर के लोग बहुत कम जानते। अगर आपसे जानना चाहेंगे कि ये रग्बी खेल क्या होता है, किस तरह से खेला जाता है, इसके लिए ग्राउंड कैसा होना चाहिए, किस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो उस सिलसिले में आप हमें बताइए। बिल्कुल, रग्बी के लिए फर्स्टली जो मेन रूल है रग्बी का वो है बैकवर्ड पासिंग। हमेशा बॉल पीछे चलेगी, पीछे लाइक बैकवर्ड पासिंग वर्टिकल में चलेगा। और इसमें जो ग्राउंड होता है 100 मीटर्स का होता है, 70 मीटर विड्थ होनी चाहिए। इसमें हम लाइक 2 टाइप्स की 7 साइड है जिसमें कि 7 प्लेयर्स खेलते
खेलते हैं, लाइक 3 सबस्टिट्यूट रहते हैं। और दूसरा है इसका 15 साइड, जिसमें 15 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन बाकी जो है 23rd का स्क्वाड होता है, बाकी सबस्टिट्यूट रहते हैं। और लाइक मेनली जो है 7s बहुत ये खेला अभी तक मैंने खुद खाली 7s खेला है, 15s का कोई टूर्नामेंट नहीं रहा है गर्ल्स का। हालांकि बॉयज ने खेला है 15s टूर्नामेंट, लेकिन अभी तक मैंने खुद जो खेला है वो खाली 7s का टूर्नामेंट रहा है। क्या अभी तक आपसे किसी ने सिखाया है? जी, खुद मैं एक कोच हूँ। अभी लाइक मैंने खुद रेफरिंग और कोचिंग का कोर्स किया है बाहर, जिसके लिए हम 2 लड़कियां यहाँ से सिलेक्ट हुई थी। तो अभी मैं खुद कोचिंग करवाती हूँ, ग्रीन वैली में कोचिंग करवाती हूँ, हार्वर्ड लाइक वुमेन्स कॉलेज में, कोठी बाग में। इन स्कूल में मैंने ना कि खाली लड़कियों को मैंने कोच किया है, बल्कि लड़कों को भी मैंने कोच किया है। मैं खुद इस टाइम कोचिंग कराती हूँ। इन जगहों पे कोचिंग कराने के अलावा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वैसे एक तालिबा भी हैं, तो क्या इस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई एनकरेजमेंट मिला है अभी तक आपके इस सफर को आगे बढ़ाने में? अभी मेरी स्टार्टिंग ही है इस यूनिवर्सिटी में। मैं चाहती हूँ कि होप्स हो कि मुझे यहाँ से अच्छा रेस्पॉन्स मिले, लाइक यहाँ के टीचर से मिला भी है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मिले, कि यहाँ से भी टीम निकले, ताकि मैं उनके साइड से खेल सकूँ, अपनी यूनिवर्सिटी को आगे रिप्रेजेंट कर सकूँ। फिलहाल आपसे उम्मीद ये है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के तालिब इल्म हैं, क्योंकि आप बाकी जगहों पे सिखाती हैं नए लोगों को, तो आपका भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहेगा कि आप यहाँ के लोगों को भी सिखाएंगी। बहरहाल आज आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पेश कदम में हिस्सा लेने के लिए, अपनी कोई भी राय देने या कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं peshkadam@gmail.com पर। पेश कदम को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं, और साथ ही आप हमसे Facebook पेज पर भी जुड़ सकते हैं, और आप हमारे तमाम एपिसोड सुन सकते हैं। Facebook पर डायरेक्ट सर्च कीजिए पेश कदम रेडियो क्लब। इसके साथ ही पेश कदम का आज का शुमारा खत्म हुआ। सुहेल, शमशाद और पेश कदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश पेश कदम।